हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीव्यू इंस्टीट्यूट। और हमने स्टार्ट किया है एग्रोमेटीरियोलॉजी। एग्रोमेटीरियोलॉजी की एक क्लास हो चुकी है जिसमें अपन ने पढ़ा है एग्रोमेटीरियोलॉजी से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी और उससे रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट। आज अपन उसी में स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि क्रॉप इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ की कंडीशंस जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है। तो अपन क्या देख रहे हैं? क्रॉप इन्वायरमेंट। तो क्रॉप इन्वायरमेंट में क्या है? क्रॉप के चारों ओर की कंडीशंस जिसकी वजह से क्रॉप की डेवलपमेंट और उसकी ग्रोथ होगी। तो क्रॉप इन्वायरमेंट में अपन दो चीज देख सकते हैं कि इसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ किस वजह से इफेक्ट होगी। तो एरियल इन्वायरमेंट और सेकंड सोइल इन्वायरमेंट। एरियल इन्वायरमेंट क्या है? एरियल इन्वायरमेंट जो एयर में जो कंडीशंस जैसे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई, एयर टेम्परेचर हो गया, एयर प्रेशर्स हो गया, तो अपन एरियल इन्वायरमेंट को आसानी से चेंज नहीं कर सकते। तो एरियल इन्वायरमेंट कांट बी चेंज इजीली। बट सोइल इन्वायरमेंट क्या है? सोइल इन्वायरमेंट को अपन आसानी से चेंज कर सकते हैं। टिलेज ऑपरेशंस के थ्रू अपन आसानी से सोइल इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो कैन बी चेंज इजीली। एरियल इन्वायरमेंट है। एरियल इन्वायरमेंट यील्ड में कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करेगा? 67%। और सॉइल इन्वायरमेंट कितना? 33%। तो बस इसमें इतनी सी चीज ध्यान रखनी है कि एरियल इन्वायरमेंट को अपन इजीली चेंज नहीं कर सकते और ये यील्ड में 67% कंट्रीब्यूट करता है। वैसे ही सोइल इन्वायरमेंट को अपन आसानी से चेंज कर सकते हैं टिलेज ऑपरेशंस के थ्रू और ये यील्ड में केवल 33% कंट्रीब्यूट करता है। तो ये चीज फिर आगे अपन पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर। आज का अपना मेन टॉपिक है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को पढ़ने से पहले अपन को उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आएगी, जैसे एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। तो एक बार अपन इनके बारे में देख लेते हैं। एल्टीट्यूड, तो बेसिकली एल्टीट्यूड क्या है? आप सभी लोग कभी ना कभी रेलवे स्टेशन गए होंगे, तो आपने वहां एक येलो कलर का बोर्ड देखा होगा जिसपे लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई इतनी है। तो वो जो समुद्र तल से ऊंचाई जो इंडिकेट करता है वही एल्टीट्यूड है। तो एल्टीट्यूड क्या है? एल्टीट्यूड है हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल। मीन सी लेवल। एल्टीट्यूड क्या है? हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल। सेकंड चीज, अपन जैसे जैसे एल्टीट्यूड में हाइट, जैसे जैसे अपन एल्टीट्यूड हाइट ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर और प्रेशर डिक्रीज होगा। हाइट जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज। तो अपन जैसे जैसे हाइट में ऊपर जाएंगे एल्टीट्यूड से, समुद्र तल से जैसे जैसे अपन ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर और प्रेशर में डिक्रीज आएगा। फिर एक चीज और, इस एल्टीट्यूड के बेसिस पे अपन क्लाइमेट को है ना, क्लाइमेट को अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट माउंटेनियस क्लाइमेट और सेकंड है प्लेट्यू क्लाइमेट। तो इसके बेसिस पे अपन क्लाइमेट को माउंटेनियस क्लाइमेट और प्लेट्यू क्लाइमेट में डिवाइड कर सकते हैं। तो एल्टीट्यूड में बस इतना ही कि जो मीन सी लेवल से जो हाइट होगी वो एल्टीट्यूड होगा, बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। सेकंड अपन देखते हैं लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड में एक
लेटीट्यूड क्या है? लेटीट्यूड में अपन को ध्यान रखना है जो ग्लोब होगा, तो ग्लोब में जो इक्वेटर है, इक्वेटर मतलब 0 डिग्री लेटीट्यूड या इक्वेटर, इस इक्वेटर की जो पैरेलल लाइंस होगी, इसके जो पैरेलल लाइंस होगी ना, पैरेलल लाइंस, तो इस इक्वेटर के जो पैरेलल इमेजिनरी लाइंस होगी वही क्या, अपना लैटिट्यूड। किसको डिफाइन करेगी? लैटिट्यूड को। तो इक्वेटर से जो पैरेलल लाइंस है वो लैटिट्यूड को डिफाइन करती है, और लैटिट्यूड है वो क्या इंडिकेट करेगा? लैटिट्यूड इंडिकेट करेगा डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन जो दो ज्योग्राफिकल पॉइंट्स होंगे उनके बीच के जो दूरी है वो इंडिकेट किसके थ्रू करेंगे अपन? लैटिट्यूड। तो डिस्टेंस बिटवीन टू ज्योग्राफिकल पॉइंट्स, तो लैटिट्यूड इंडिकेट करेगा दो ज्योग्राफिकल पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। वैसे ही अगर अपन इसकी बात करें तो जो 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है, 0 डिग्री जो लैटिट्यूड या इक्वेटर है वो ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है वो ग्लोब को दो इक्वल पार्ट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल में डिवाइड कर रहा है। तो अपने को एक चीज यहाँ पे नोट लगा के मेंशन कर लेना कि जो 1 डिग्री जो लैटिट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा? इक्वल, इक्वल है ये, ठीक से लिख देते हैं, इक्वल 111 किलोमीटर। तो अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि जो 1 डिग्री जो लैटिट्यूड है किसके इक्वल है? 111 किलोमीटर के। तो लैटिट्यूड में बस इतनी ही चीज ध्यान रखनी है अपने को कि लैटिट्यूड ये 0 डिग्री लैटिट्यूड जो इक्वेटर उसके इमेजिनरी जो लाइंस होगी वो लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, और ये क्या इंडिकेट करेगा? डिस्टेंस, दो ज्योग्राफिकल पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसको, और ये कितने 111 किलोमीटर के इक्वल होगा 1 डिग्री। तो लैटिट्यूड में इतना ही ध्यान रखना है। बाकी आगे बढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड क्या है? लॉन्गिट्यूड अपना जो ग्लोब है उसमें जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसके जो ये वाली जो लाइन्स है ये क्या है? लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड क्या है? जो अपना इक्वेटर ये 0 डिग्री है उसके जो परपेंडिकुलर है, तो अपना यहाँ पे क्या है? 0 डिग्री। तो इसके जो परपेंडिकुलर जो लाइंस है, तो इसके परपेंडिकुलर ये वाली जो लाइंस है वही लॉन्गिट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। बाकी लॉन्गिट्यूड इंडिकेट क्या करेगा? ये इंडिकेट करता है टाइम गैप। तो टाइम गैप टाइम गैप बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में टाइम गैप कौन इंडिकेट कर रहा है? अपना लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड क्या इंडिकेट कर रहा है? टाइम गैप बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में जो टाइम गैप इंडिकेट करेगा वो लॉन्गिट्यूड के द्वारा अपन रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, ये ग्लोब को है ना, ये ग्रीनविच लाइन है, तो इसके इस ग्रीनविच लाइन से अपन ग्लोब को
दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है ईस्ट और एक वेस्ट। तो जो 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है वो ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, एक ईस्ट में और एक वेस्ट में। इसमें भी एक नोट लगा के एक चीज मेंशन करना, जो 1 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड वो किसके इक्वल है, 4 मिनट। तो लॉन्गिट्यूड क्या इंडिकेट करेगा, टाइम गैप बिटवीन 2 पॉइंट्स, और 1 लॉन्गिट्यूड किसके इक्वल है, 4 मिनट के। और इसमें टोटल ये कितना होगा, 360। टोटल लॉन्गिट्यूड कितने होंगे, 360, 180 इधर और 180 इधर, तो टोटल लॉन्गिट्यूड 160। अब एक दिन में 24 घंटे होते हैं, अपन सबको पता है, तो वो 24 घंटे कहाँ से आएंगे, यहीं से। अपन जब 4 मिनट को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1440 मिनट। और जब 1440 मिनट को अपन 60 मिनट से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 24 आवर्स। तो ये यहीं से है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, वो यहीं से कि एक डिग्री जो अपना लॉन्गिट्यूड है वो 4 मिनट के इक्वल होगा, और टोटल लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं, 360। जब अपन 360 लॉन्गिट्यूड को 4 मिनट से अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440 मिनट आएंगे अपने पास, और अगर इसको अपन 60 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास 24 आवर्स आ जाएंगे। तो ये इसमें अपने को इतना ही। अब ये हो गया अपने जो इम्पोर्टेंट जितनी भी टर्मिनोलॉजीज थी वो सब। इसके बाद अपन देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट्स है मटीरियोलॉजी से रिलेटेड। तो मटीरियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी 4-5 इंस्टीट्यूट है अपन उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो अपन WMO के बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट अपना वर्ल्ड मीटीरियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड मीटीरियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ये कब स्टेबलाइज हुआ था, 1950। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, हेड क्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। ये है वर्ल्ड मीटीरियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, 1950 में इसकी स्थापना हुई है और इसका हेड क्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड। फुल फॉर्म आप लिख लोगे या लिखो, आप लिख लेना, वर्ल्ड लिखवा देती हूँ, चलो वर्ल्ड मीटीरियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मीटीरियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन 1950 में इसकी स्थापना हुई है और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। देन सेकंड अपन IMD, ये इंपॉर्टेंट है। तो IMD में इसकी फुल फॉर्म है, क्योंकि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि इंडिया है या इंडियन, बट ये क्या है, इंडियन, ध्यान रखना, इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये क्या है, IMD इंडिया, इंडियन नहीं है, इंडिया मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और ये सबसे पहले स्टेबलाइज्ड हुआ था कब, 1875, और कहाँ, कलकत्ता। कलकत्ता के बाद ये शिफ्ट हो गया 1905 में, कहाँ, शिमला। शिमला। देन 1928 में ये कहाँ शिफ्ट हुआ, पुणे, पुणे महाराष्ट्र। और उसके बाद 1944 में न्यू दिल्ली। तो एट प्रेजेंट IMD का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। और ये न्यू दिल्ली में कब शिफ्ट हुआ, 1944 में। तो यहाँ लिख देना एट प्रेजेंट
न्यू दिल्ली में है। 1944 में इस शिफ्ट हो गए, न्यू दिल्ली में आया और एट प्रेजेंट यहीं पे है। तो अगर यहाँ से अपने को क्वेश्चन पूछा जाए कि आईएमडी की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो वो कलकत्ता में हुई थी 1875 में। फिर उसके बाद में ये फर्दर शिफ्ट होते होते 1944 में न्यू दिल्ली में। तो अभी एट प्रेजेंट इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आईएमडी में इतना ही। बाकी एक नोट लगा के एक चीज मेंशन करना आप लोग, नोट लगा के क्या, कि जब आईएमडी पुणे में था, है ना, व्हेन आईएमडी एट पुणे महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र में था। कब? इन 1937। तो 1937 में कहा था? पुणे में। 28 से लेके 43 तक, क्योंकि 44 में हुआ ना न्यू दिल्ली में शिफ्ट, तो 37 कहाँ पे, किस वाले पीरियड में है? पुणे महाराष्ट्र में। तो जब ये 37 में था ना पुणे आईएमडी, जब पुणे महाराष्ट्र में था, तो यहाँ पे क्या स्टार्ट हुआ है? डिवीजन ऑफ एग्रोमेटीरियोलॉजी, डिवीजन ऑफ एग्रोमेटीरियोलॉजी। तो डिवीजन ऑफ एग्रोमेटीरियोलॉजी कब स्टार्ट हुआ? 1937 में। और कहाँ? पुणे महाराष्ट्र में। और ये अभी एट प्रेजेंट में भी यही है, एट प्रेजेंट भी ये कहाँ है? पुणे में ही है, क्योंकि शिफ्ट तो उसका हेडक्वार्टर हुआ, डिवीजन थोड़ी ना शिफ्ट हुआ है। तो डिवीजन अभी भी पुणे में ही है। और कब? 1937 में ये डिवीजन स्टार्ट हुआ था। तो आईएमडी इसमें आप एक बार देख लेते हैं, एक बार पूरे इंस्टीट्यूट देख लेते हैं, फिर उसके बाद अपन एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं अपन। थर्ड इसमें अपन देखते हैं आईआईटीएम। आईआईटीएम क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी। तो ये कब स्टार्ट हुआ था? ये इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1962। और ये कहाँ पे है? पुणे महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी 1962, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में। फोर्थ पे अपन देखते हैं क्रॉप वेदर बुलेटिन। क्रॉप वेदर बुलेटिन। और क्रॉप वेदर बुलेटिन कब स्टार्ट हुई? 1942। हाँ, 1942। तो क्रॉप वेदर बुलेटिन स्टार्ट हुई है 1942। और इसके बाद में एक और चीज देख लेते हैं अपन, एनआरसी, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन वेदर, मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। तो एनआरसी, वैसे फर्स्ट एनआरसी कौन सी क्रॉप पे आया था? ग्राउंड रिजल्ट पे। बाकी अपने को एनआरसी नेशनल रिसर्च सेंटर किस पे ध्यान रखना है? मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। और ये 1988 कहाँ पे? न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। तो ये आईआईटीएम हो जाएगा, क्रॉप वेदर बुलेटिन, और एनआरसी ऑन मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। अब एक बार अपन इसका रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से कि कौन कौन से अपने इंस्टीट्यूट है। फर्स्ट अपना वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड, और इसकी स्थापना हुई है 1950 में। सेकंड अपना है आईएमडी, इंडिया, नॉट इंडियन, इंडिया मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसकी स्थापना हुई है 1875। कहाँ पे हुई है? फर्स्ट कलकत्ता में, और फिर उसके बाद में ये 1905 में शिमला में शिफ्ट हुआ।
शिमला से 1928 में पुणे में, और उसके बाद 1944 में न्यू दिल्ली। तो एट प्रेजेंट आईएमडी का हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। इसी में एक चीज, जब आईएमडी पुणे महाराष्ट्र में था, कब, 1937 में, तो उस टाइम पे यहाँ पे एक डिवीजन ऑफ एग्रोमेटीरियोलॉजी स्टार्ट हुआ है। फिर इसके बाद में अपन ने पढ़ा है IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मटीरियोलॉजी, 1962 में इसकी स्थापना हुई और ये पुणे महाराष्ट्र में। क्रॉप वेदर बुलेटिन 1942 में स्टार्ट हुई है, और जो अपना नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग ये 1988 में न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ है। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं, ये अपने इंस्टीट्यूट्स खत्म हो गए। इसके बाद में अपन देखते हैं एटमॉस्फेयर। तो अपना मेन टॉपिक आज का एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर को समझते हैं आज। एटमॉस्फेयर में देखते हैं, ये है अपनी अर्थ। एटमॉस्फेयर है क्या? आउटर लेयर, आउटर बाउंड्री या आउटर सरफेस ऑफ अर्थ, जो इसको पूरा कवर किए हुए है, वही तो अपना एटमॉस्फेयर है। तो अर्थ, इसके चारों तरफ की सराउंडिंग्स, ठीक है, ये अपनी अर्थ है। इसके चारों तरफ की जो सराउंडिंग्स हो जाएगी, जो इसको चारों तरफ से कवर किए हुए, वो एटमॉस्फेयर है। अब इस एटमॉस्फेयर की टोटल हाइट कितनी है, कि अपन कितने किलोमीटर तक जाएंगे तब तक एटमॉस्फेयर है? तो 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर हाइट तक अपन जाएंगे तो अपने को एटमॉस्फेयर मिलेगा। तो एटमॉस्फेयर की हाइट हो जाएगी 1600 किलोमीटर। और इसके जो चारों तरफ, एटमॉस्फेयर में है क्या, चारों तरफ गैसेज है। तो ये क्या है? फिजिकल मिक्सचर, ऑफ गैसेस। तो चारों तरफ की जो सराउंडिंग होगी वो किसकी बनी है? गैसेस की। और गैसेस कैसी है, यहाँ पे एक नोट लगा के मेंशन कर लो, गैसेस कैसी है? कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस। तो गैसेस की प्रॉपर्टी लिख लो, गैसेस कैसी है? कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस। ठीक है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि जो 40 किलोमीटर की जो 40 किलोमीटर तक का जो एरिया है, कितना? 40 किलोमीटर, यहाँ लिख लेते हैं अपन। जो 99% मास है एटमॉस्फेयर का, 99% मास ऑफ एटमॉस्फेयर लाइज इन 40 किलोमीटर। तो जो 40 किलोमीटर, क्योंकि इसके जो सराउंडिंग्स, जो जितना ये 40 किलोमीटर, इसमें बहुत डेंस में ये गैसेस रहेगी। जैसे जैसे अपन हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे गैस की डेंसिटी है वो कम होती रहेगी। तो 40 किलोमीटर, जो 99% मास है एटमॉस्फेयर का, वो इसी 40 किलोमीटर में होता है इसका। तो यहीं पे एक चीज और मेंशन कर लो नोट लगा के, जो बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है। सॉरी, एक मिनट। जो 99% मास है वो तो अपना हो जाएगा 40 किलोमीटर में। इसको थोड़ा अपन देखते हैं, 40 किलोमीटर। वैसे ही 90% मास और अपना 50% मास। तो 90% मास हो जाएगा, वो है ये 40 किलोमीटर है। 90% मास है वो अपना 60 किलोमीटर के अंडर है, और ये है अपना 5.6 किलोमीटर। तो अपने से अगर पूछा जाए
एटमॉस्फेयर के बारे में, जो 99% मास है वो, तो 99% तो 40 किलोमीटर में हो जाएगा, जो 90% मास है वो 16 किलोमीटर में, और जो 50% मास है वो 5.6 किलोमीटर में रहता है अपना। फिर यहीं पे अपन देख लेते हैं इसका टोटल वो कितना है, टोटल मास कितना है एटमॉस्फेयर का। टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर कितना है, 56 इंटू 10⁻14 टन। तो आप एक बार ये नोट करो, तब तक मैं ठीक है, हो गया। अब ये टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर कितना है, 56 इंटू 10⁻14 टन। एक चीज, टन और टन में क्या डिफरेंस है, टन मतलब ओनली 97 kg मास है, और टन्स में 1000। तो यहाँ कितना है, 56 इंटू 10⁻14 टन। एक टन में कितना है, 907 kg, और एक टन में 1000 kg। आप ऐसे ही बेसिक ध्यान रखना, ये है। बाकी एटमॉस्फेयर में हम देखते हैं इसकी टोटल हाइट कितनी है, 1600 किलोमीटर। टोटल मास कितना है ये, और इसके चारों तरफ की सराउंडिंग्स में क्या है, गैसेस, और गैस कैसी है, कलरलेस, टेस्टलेस और ऑर्डरलेस। और जो इसका 40 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसमें इसका 99% मास इसी 40 किलोमीटर के एरिया में है, और 90% मास 16 किलोमीटर और 55.6। इतना आप नोट कर लो। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन गैसेस कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैस है। तो गैसेस का कंपोजिशन देख लेते हैं अपन कंपोजिशन ऑफ, क्या देखना है, कंपोजिशन ऑफ गैसेस। तो एक इसमें अपन देखते हैं बाई परसेंट वॉल्यूम के हिसाब से, वॉल्यूम, और एक बाई वेट। ठीक है, कौन कौन सी गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और CO2। तो अगर बाई परसेंट वॉल्यूम से बात करें अपन, तो नाइट्रोजन की कितनी कंसंट्रेशन है, 78.08%, और ऑक्सीजन की 0.94%, 20 आर्गन की बात करें तो 0.93%, और CO2 की 0.03%। एक बार आप नोट करते रहो साथ के साथ, फिर हम इसको एक बार क्विक रिवाइज कर लेंगे। नाइट्रोजन की कितनी है, 75.52%, ऑक्सीजन की कितनी है, 23.143, और इसकी कितनी है, 1.128, और CO2 कितनी है, 0.04%। तो एटमॉस्फेयर में अपन गैसेस की बात करें कि उनका कितना कितना कंपोजिशन है, तो नाइट्रोजन का है बाई परसेंट वॉल्यूम अगर देखें तो 78% है, ऑक्सीजन 20 है, 20.94, अप्रोक्स 21%, आर्गन कितना है 0.93, और CO2 कितना है 0.03%। और अगर बाई वेट बात करें, बाई वेट, तो नाइट्रोजन है 75.52, ऑक्सीजन है 23%, आर्गन है 1.128, और ये है 0.04। तो आपको ये याद करना है, क्योंकि यहाँ से कई बार बहुत
क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं और बहुत कंफ्यूजन वाला रहता है। हम केवल वॉल्यूम वाला ध्यान रखते हैं, बट अपने को वेट वाला भी ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ। एक चीज और मेंशन कर लेना नोट लगा के कि जो CO2 है, अगर उसकी एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन पूछ रहा है बाय वॉल्यूम तो 0.03 है, लेकिन अगर अपने को सोयल एटमॉस्फेयर में पूछे, सोयल एटमॉस्फेयर में CO2 की कंसंट्रेशन किसमें, सोयल एटमॉस्फेयर में अगर पूछे तो वो कितनी होगी, जो अपना एरियल एटमॉस्फेयर में जो कंसंट्रेशन होगी उससे 8 to 10 टाइम्स ज्यादा होती है, उससे 8 to 10 टाइम्स ज्यादा होती है। तो एरियल में कितनी है 0.03 और 8 to 10 टाइम्स अगर ज्यादा होगी तो कितनी होगी 0.24 to 0.3%। तो ये चीज ध्यान रखना है, अगर क्योंकि ये कंफ्यूज करने के लिए फिर भी ये वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अपन ने याद कर रखी है किसकी, एटमॉस्फेयर की। लेकिन अगर वो सोयल एटमॉस्फेयर में पूछे तो सोयल एटमॉस्फेयर में कितनी हो जाएगी 0.24 to 0.3, तो 0.3% किसमें, सोयल एटमॉस्फेयर में। आज अपन इतना ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर अपन कल स्टार्ट करते हैं, ठीक है।